वेलकम बैक गाइज हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज हम इसमें पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट 4 का टॉपिक रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता क्या? रूमेटॉइड अर्थराइटिस बेसिकली जब हमारे जॉइंट्स में या बोन्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखें तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है वो एक क्रोनिक डिसीज़ और डिसऑर्डर होता है जिसमें जो मेम्ब्रेन लाइनिंग होती है, मीन्स अगर ये आपका जॉइंट है तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होगी जिसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगी। इन्फ्लामेशन जो है वो कॉज कर जाएगी। और कुछ इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी अफेक्ट कर जाते हैं। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस बेसिकली एक क्रोनिक डिसऑर्डर है जो कि इन्फ्लामेट कर देती है हमारी मेम्ब्रेन लाइनिंग को जॉइंट्स में। उसके बाद अगर इसका ओवरव्यू देखें तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक क्रोनिक डिसीज़ है जो कि पता चलता है कुछ पीरियड ऑफ डिसीज़ के बाद और रीएमिशंस के बाद। उसके बाद ये जो कारण होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का वो अभी तक पता नहीं चला है। और जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जो रूमेटॉइड फैक्टर जो होता है वो एक एंटीबॉडी है जो कि पाया जाता है 80% पीपल में रूमेटॉइड अर्थराइटिस के साथ। ईटियोलॉजी देखें तो जो मेन कारण होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का वो अभी तक पता नहीं चला है। साइंटिस्ट और डॉक्टर का मानना है कि कुछ जेनेटिकली इनहेरिटेड है, मीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है। उसके बाद ये भी माना जाता है कि कुछ इन्फेक्शंस और कुछ फैक्टर्स जो इन्वायरमेंट में होते हैं वो भी हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं, इम्यून सिस्टम होते हैं उसमें ट्रिगर आउट कर देते हैं जो कि हमारे खुद की बॉडी के टिश्यू पे अटैक कर देते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ होता है, मीन्स जब हमारी बॉडी की एबिलिटी मीन्स क्षमता खो जाती है हमारी बॉडी की कि खुद के टिश्यू में और जो फॉरेन टिश्यू है उसमें फाइंड आउट ना कर पाए और खुद के टिश्यू पे अटैक कर दे, तो उसको ऑटो इम्यून डिसीज़ कहते हैं जो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में होता है। ठीक है। जो फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है तो पहला फैक्टर है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इसमें इन्फेक्शन और ट्रॉमा जो है वो हो जाता है, मीन्स अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया या अगर आप कहीं भी गिर गए तो वहाँ पे जब ट्रॉमा आ जाती है तो इम्यून सेल्स जो होते हैं वो अटैक कर देते हैं खुद के बॉडी टिश्यू पे, जिसके कारण वहाँ पे रूमेटॉइड अर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन जो है डेवलप होने लगता है। उसके बाद जेनेटिक मार्कर्स जो होते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DR4, ये इन्फ्लामेशन को ये आगे बढ़ाते हैं, मीन्स इन्फ्लामेटरी जो सेल्स होते हैं उनको आगे बढ़ाते हैं, उनको ये हमारे शरीर में भेजते हैं, जिसके कारण रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो कॉज होने लगती है। एंटीजन डिपेंडेंट टी लिम्फोसाइट्स, एंटीजन डिपेंडेंट एक्टिवेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, मीन्स इसमें क्या होता है, इसमें जो साइनोवियल लाइनिंग होती है मीन्स साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होता है वो उसको बढ़ाता है और जो हमारी प्रो इन्फ्लामेटरी सेल्स होते हैं मीन्स इन्फ्लामेशन वाले जो सेल्स होते हैं बोन मैरो से उसमें से रिलीज आउट करता है और साथ में साइटोकाइन और प्रोटीज हार्मोन भी इसके रिलीज करते हैं। इसके साथ एंटी सिट्रुनेटेड प्रोटीन्स, ये पेप्टाइड्स होते हैं जो कि हाई स्पेसिफिक होते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए। ट्यूमर नेक्रोसिस, IL-1, IL-6, IL-8 एंड ग्रोथ फैक्टर, ये इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को प्रोपेगेट करते हैं, बढ़ाते और जो एजेंट और कुछ एजेंट्स जो होते हैं वो साइटोकाइंस को अल्टर कर देते हैं, डेविएट कर देते हैं। ये जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होते हैं इसके किस जॉइंट्स में कौन से जॉइंट्स की जगह पे ये पाए जाते हैं, ये हैंड और रिस्ट में होते हैं, शोल्डर्स में होते हैं, एल्बोज में होते हैं, फीट में होते हैं, नी में होते हैं, हिप्स में होते हैं और सर्विकल स्पाइन होते हैं। इन जगहों में ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो अकर होता है, मीन्स हमारी जो इन्फ्लामेशन होने लगती है। पैथोफिजियोलॉजी देखी जाए तो जो क्लिनिकली ऑनसाइट देखें तो इन्फिल्ट्रेशन जब होता है हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन का, इन्फिल्ट्रेशन जब करते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन का किसके साथ, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस के साथ। तो जो हमारे CD4+ T लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, हमारे CD4 T लिम्फोसाइट्स होते हैं जिसमें कि TH1 और TH17 सेल्स जो होते हैं वो एक इम्पोर्टेंट प्ले रोल करते और इंटरेक्ट करते दूसरे सेल्स को साइनोवियम में, मीन्स अगर हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे जो दूसरे सेल्स है उनको यहाँ पे
अट्रैक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। उसके बाद लिम्फोइड फॉलिकल्स जो होते हैं, ये सेकंड पॉइंट है। लिम्फोइड फॉलिकल्स जो होते हैं वो फॉर्म होता है जिसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होता है टी सेल और बी सेल जो है वो इंटरेक्ट करता है, और जो बी सेल होता है वो प्रोड्यूस करता है साइटोकाइंस को और ऑटो एंटीबॉडीज़ को, जिसमें आरएफ और एसीपीए जो है वो इंक्लूड होते हैं। उसके बाद जो साइनोवियल मैक्रोफेज होते हैं ये एक्टिवेट कर देते हैं हमारे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस को, जो कि प्रोड्यूस करते हैं हमारे प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस को और इंक्लूड करते हैं TNF1, IL-1, IL-6 और IL-8 को। प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस जो होते हैं वो एक्टिवेट कर देते हैं हमारे साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट को, जो कि प्रोमोट करता है, जो बढ़ा देता है स्वेलिंग्स को साइनोवियल मेम्ब्रेन में। मीन्स हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन में स्वेलिंग करना शुरू कर देता है और डैमेज कर देता है हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ और कार्टिलेज को। उसके बाद ये ओस्टियोक्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट्स का एक्टिवेट हो जाते हैं और डिस्ट्रक्ट कर देते हैं बोन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और कार्टिलेज को। उसके बाद जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है वो ज्वाइंट हाइपोक्सिक होता है और प्रोमोट करता है नए ब्लड विजल्स फॉर्मेशन को। उसके बाद जो इन्फ्लामेटरी ग्रैन्युलेशन टिश्यू होते हैं जिसको हम पैनस कहते हैं, इन सारे ये स्टेप्स हो जाने के बाद ये फॉर्म होता है और स्प्रेड हो जाता है पूरे कार्टिलेज में और इरोड कर देता है और डिस्ट्रॉय कर देता है हमारे बोन्स को। मीन्स हमारे जो बोन्स होते हैं उनको गलाने लगता है और डिस्ट्रॉय करने लगता है। उसके बाद फाइब्रस और बोनी एनकाइलोसिस जो है वो होने लगता है। मसल जो होते हैं वो एडजेसेंट होते हैं इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स के और एट्रोफी के और इन्फिल्टर्ड हो जाते हैं लिम्फोसाइट्स के साथ। साइंस और सिम्टम्स के फैटिक, स्टिफनेस, ये आपको सुबह जिन लोगों को रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है उनको सुबह अर्ली मॉर्निंग इसकी दिक्कत रहती है। नॉट रिलीव्ड बाय पेन, लो ग्रेड फीवर, मसल पेन, रूमेटॉइड नोडल्स मीन्स आपके जहाँ पे रूमेटॉइड अर्थराइटिस जहाँ पे जॉइंट्स हो गए वहाँ पे इस गोल टाइप जैसा हड्डी के ऊपर स्वेलिंग से फोड़ा टाइप का फॉर्म होने लगता है। उसके बाद डिफॉर्म होने लगते हैं आपकी जॉइंट्स को। डायग्नोसिस देखें तो जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होने लगता है। सेरोलॉजी, सीरम का टेस्ट करते हैं जिसमें आरएफ और एसीपीए चेक किया जाता है। एक्यूट फेस रिएक्टेंट देखते हैं जिसमें सीआरपी और ईएसआर देखते हैं और ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स देखते हैं कि कितने टाइम से ये सिम्टम्स है। ट्रीटमेंट देखा जाए तो इसमें बेसिकली 4 ट्रीटमेंट यूज किया जाता है। पहला होता है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ये इन्फ्लामेशन को रोकते हैं, इसमें एस्प्रिन और आइब्यूप्रोफेन होते हैं। उसके बाद डिसीज रूमेटॉइड एंटी रूमेटिक ड्रग्स, ये मेटॉक्सट्रेट और गोल्ड सॉल्ट को ये मेडिसिन होती है। उसके बाद कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, इसमें कोर्टिसोन और प्रेडनिसोन होते हैं। उसके बाद बायोलॉजिक रिस्पॉन्स मॉडिफायर जिसमें एटनरसेप्ट होता है। सो गाइज अब हम इसके बाद पढ़ेंगे ओस्टियोपोरोसिस की। ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ओस्टियोपोरोसिस देखते हैं कि ओस्टियोपोरोसिस बेसिकली होता क्या है। तो ओस्टियोपोरोसिस मीन्स होता है जब हमारे बोन्स में पोर्स हो जाते हैं, मीन्स अंदर से बोन जब खोखला हो जाता है और बोन जो होता है वो वीक और ब्रिटल हो जाते हैं। कुछ केसेस में जो बोन्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, ये जिसमें लो लेवल कैल्शियम होता है। मीन्स जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, फॉस्फेट की कमी हो जाती है, कुछ मिनरल्स की जब हमारे शरीर में कमी होने लगती है तो ओस्टियोपोरोसिस जो है वो कॉज कर जाता है, जिससे बोन डेंसिटी जो होती है हमारी वो भी डिग्रेड कर जाती है, लो हो जाती है। जो कॉमन रिजल्ट पाया जाता है, मीन्स कहाँ सबसे ज़्यादा ओस्टियोपोरोसिस पाया जाता है, वो आपकी स्पाइन हो गया, फ्रैक्चर्स ऑफ स्पाइन, हिप्स और रिस्ट, इन जगहों पे ओस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होते हैं। सिम्टम्स देखा जाए तो सिम्टम्स में बैक पेन है, फ्रैक्चर और कोलैप्स वर्टिब्रा, मीन्स अगर आपका वर्टिब्रा फ्रैक्चर हो गया या कोलैप्स हो गया, मीन्स अगर आपका वर्टिब्रा ऐसे है, ठीक है, अगर वो ऐसे हो गया मीन्स कोलैप्स कर गया है। लॉस ऑफ हाइट ओवर टाइम के अकॉर्डिंग आपकी हाइट नहीं बढ़ी है, फ्रैक्चर हो गया वर्टिब्रा, हिप्स, रिस्ट और अदर बोन्स में। जो नॉर्मल बोन होता है, मीन्स जो बोन में ओस्टियोपोरोसिस नहीं होता उसमें हनीकॉम स्ट्रक्चर होता है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह जो है वहाँ पे स्ट्रक्चर आते हैं, मीन्स ऐसे टाइप में होगा। जहाँ पे ये ओस्टियोपोरोसिस होता है वहाँ पे गैपिंग आ जाती है, खोखला हो जाता है उस जगह से।
कारण क्या क्या होता है? कारण जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस का, वो पहला होता है कि जो स्ट्रेंथ होती है बोन्स की, कि वो डिपेंड करती है हमारे साइज़ पे और डेंसिटी पे। मीन्स हमारा कैल्शियम लेवल, जितने भी मिनरल्स है वो सब ठीक है कि नहीं है, जितना हमें चाहिए उतना है कि नहीं है। दूसरा, जब हमारे बोन्स जो है वो कुछ मिनरल्स ही कंटेन कर रहे होते हैं, अगर हमारी बोन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो हमारा बोन जो है वो हमारी बॉडी का वेट नहीं ले पाएगा और वो फ्रैक्चर कर जाएगा। रिस्क फैक्टर्स देखें तो रिस्क फैक्टर्स में सेक्स है, मेल का ज़्यादा फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा पाया जाता है कंपेयर टू मेल। एज में जो ओल्डर पीपल्स होते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है ये कंपेयर टू यंग पीपल और ये टीनेजर्स। फैमिली हिस्ट्री, ये जनरेशन टू जनरेशन भी ट्रांसफ़र होता है। फ्रेम साइज़, कि अगर आपका हाइट छोटा रह गया या आप कुछ ज़्यादा ही लंबे हो गए हो तो भी आपके ये स्पाइन जो है वो रिमोल्ड हो जाएगी, झुकने लग जाएगी। इसमें एक रिमोल्डिंग प्रोसेस होता है, मीन्स कि आपका जो नया बोन, जो पुराना बोन है वो अपने आप ही ये डेथ करने लग जाएगी और उसकी जगह नए बोन जो है वो फॉर्म होने लग जाएंगे। अगर आपका ईस्ट्रोजन लेवल, मीन्स अगर आपका ईस्ट्रोजन लेवल टाइम से पहले ही एक्सपोजर हो गया, मीन्स बंद हो गया, और ये होगा आपका अगर आप कोई केमोथेरेपिटिक ड्रग्स ले रहे हो या आपका यूवी रेडिएशन से ज़्यादा ही कांटेक्ट हो रहा है तो आपका ईस्ट्रोजन लेवल जो है वो आपके बंद हो जाएंगे। कोर्टिकोस्टीरॉइड, अगर आपने कोर्टिकोस्टीरॉइड मेडिसिन ले लिया जैसे कोर्टिस्कोन या प्रेडनिसोन हो गया। थायराइड हार्मोन, जिसका थायराइड बड़ा होता है उनको भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ब्रेस्ट कैंसर, लो कैल्शियम इंटेक, अगर आप कम कैल्शियम ले रहे हो अपने डाइट वगैरह में, अगर आप मेडिकल कंडीशन दैट कैल्शियम, जो मेडिकल ये कंडीशन जो डिक्रीज़ कर देते हैं आपके कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को, मीन्स अगर गैस्ट्रेक्टोमी हो गया, मीन्स आपके अगर स्टमक की सर्जरी हुई है तो आप ज़्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। ज़्यादा सोडा और अल्कोहल कंजप्शन से भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। टेस्ट और डायग्नोसिस में, इसमें 3 टाइप के टेस्ट होते हैं। पहला होता है डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और क्वांटिटेटिव सीटी स्कैन। ट्रीटमेंट में हार्मोन थेरेपी, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, मीन्स अगर आप जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है जैसे बिस्फोस्फोनेट, कैल्सिटोनिन, टैमोक्सिफेन। इमर्जिंग थेरेपीज़, इसमें एक WKU करके आई एक नई थेरेपी। इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। सोया जो होते हैं उनको अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, अल्कोहल ज़्यादा नहीं कंटेन लेना चाहिए, कम कॉफ़ी कैफीन प्रोडक्ट लेने चाहिए और हार्मोन थेरेपी को कंसीडर करना चाहिए। ईस्ट्रोजन और बोन प्रोटेक्शन, तो ईस्ट्रोजन जो होता है वो हमारे बोन को हेल्दी रखने में काम आता है। जब हमारा ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, मीन्स हमारा ईस्ट्रोजन लेवल जब रुक जाता है, तो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में, मीन्स पहले ही अगर मेनोपॉज से पहले ही अगर आपका ईस्ट्रोजन लेवल रुक गया है, क्योंकि आपका जो आप ज़्यादा ही यूवी रेडिएशन से एक्सपोजर कर रहे हो या आप केमोथेरेपिटिक ड्रग्स ले रहे हो, तो जो आपके बोन्स होते हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं और आसानी से ब्रेक कर जाते हैं। तो एक स्टेरॉयडल जेल आता है जो कि हेल्प करता है आपके बोन डेंसिटी को मेंटेन करने में। ये जो एंजाइम होती है हमारी कैस्पेस 3, उसके एक्टिवेशन को रोक देता है। जो कैस्पेस 3 होता है वो स्टार्ट करता है प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस को और न्यू प्रोग्राम सेल डेथ को। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक यूनिट 4 का पैथोफिजियोलॉजी का रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस आज फिनिश हो गया। अगले में हम पढ़ाएंगे गाउट क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना, और आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।